हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रियल रेट ऑफ रिटर्न को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिटर्न क्या होता है एंड देन हम देखेंगे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है या इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो सबसे पहला फैक्टर जो वो ध्यान देता है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे वो है क्या? रिटर्न। कि अगर मैंने इस सिक्योरिटीज में या इस जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। तो आखिर ये रिटर्न है क्या, पहले वो देखते हैं एंड देन रियल रेट ऑफ रिटर्न को हम समझेंगे। तो रिटर्न क्या होता है? रिटर्न होता है प्रॉफिट। जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उस पे आपको क्या प्रॉफिट मिला, इन्वेस्टमेंट में कितना एक्सेस पैसा मिला, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट वैल्यू में क्या चेंज आया, जो चेंज है ना उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, दैट विल बी योर रिटर्न। मतलब अगर मैंने 100 रुपया एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो और 1 साल के बाद वो 100 रुपए 110 रुपए मिला मुझे रिटर्न होके। तो 110 में ये जो 10 रुपीज़ है ना, दैट इज़ आवर रिटर्न। तो वैल्यू 100 रुपीज़ की वैल्यू अब कितनी हो गई? 110 हो गई। तो ये जो चेंज आया आपकी वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंज आया, दैट इज़ रिटर्न। सो बेसिकली रिटर्न क्या हो गया? नेट गेन या लॉस। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में आपको जो नेट गेन मिल रहा है, या अगर आपका पैसा डूब गया तो ऐसे रिटर्न मिलने का मतलब कि आपको प्रॉफिट होगा। तो रिटर्न आपका अगर अच्छा है, आपको जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें जो एक्सेस गेन मिला, जो नेट गेन मिला, जो प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ आवर रिटर्न। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और रिटर्न जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिटर्न को जब भी हम बताते हैं तो वो क्या होता है? परसेंटेज के टर्म्स में होता है, उसको हम परसेंटेज के टर्म में बताते हैं। सो बेसिकली जब पैसा लगाया बिगिनिंग के टाइम पे और एंड के टाइम पे, जब वो पैसा इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड खत्म हो गया, उस टाइम पीरियड में जो वैल्यू में चेंजेस आते हैं, जो बिगिनिंग और एंड की वैल्यू होती है उसके जो डिफरेंसेस है, जो उसमें वैल्यू में चेंज आया, दैट इज आवर रिटर्न। ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये परसेंटेज के टर्म में बताया जाता है। सो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट में जो नेट रिटर्न मिला, इन्वेस्टमेंट आपको जो जितना आपने पैसा लगा था वो वापस आपको जो मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा आपको वापस मिला उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। और वो हमेशा कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया रिटर्न। ठीक है? तो हम हमेशा देखेंगे कि भाई हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम कहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है। जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा हम इन्वेस्टमेंट के लिए वही चीज़ प्रेफर करेंगे कि ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेटर है। इसीलिए हम इस रेट ऑफ रिटर्न को या रियल रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते वक्त, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते वक्त हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर रिटर्न है कितना। जब ज़्यादा रहेगा तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, जिस सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा रहेगा हम उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, है ना? इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक? तो 2 टर्म आते हैं, एक टर्म आता है हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा आता है हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है? रिटर्न तो हो गया कि जितना हमको वापस पैसा मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, जो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, जो गेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज़ रिटर्न। तो ये 2 टर्म में आता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की अगर बात करें तो जो सिंपली आपको रेट ऑफ रिटर्न समझ में आता है, जो बताया जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट में ये मिलेगा, दैट इज़ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर मैंने कहा कि आप इस सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं तो ये सिक्योरिटी आपको 10% से रिटर्न दे रही है। तो ये जो 10% हमने बताया आपको, जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, दैट इज़ अ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। बताया गया, जो कहा जा रहा है, जो जनरली आपको दिखेगा। जैसे आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बैंक आपको बताएगी कि एफडी पे 8% का इंटरेस्ट है, आपको 8% के रेट से रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या हो गया? 8% क्या हो गया? आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 12% का रेट ऑफ रिटर्न है। तो ये जो 12% हम बता रहे हैं वो क्या है? वो आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न आपको एक्सप्रेसली बताया जाता है कि इस चीज़ में ये रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है या इस रेट से आपको रिटर्न मिलेगा, तो दैट इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। सो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न तो आप देखते हैं हम, तो जब कंपेयर भी कहते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि अच्छा इसमें 10% आ रहा है, इसमें 12% आ रहा है, तो 12% का रिटर्न अच्छा है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो फिर जब ये चीज़ नॉर्मली हमें समझ में आ रही है कि ये रेट ऑफ रिटर्न है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न डिफर कैसे हुआ? क्या डिफरेंस है इसमें? तो देखिए, रियल रेट ऑफ रिटर्न की जब हम बात करते हैं ना, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न भी वही चीज़ है, रिटर्न प्रॉफिट का परसेंटेज है आपका, कि आपके इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपको बोला गया कि 12% का रिटर्न मिल रहा है, इट्स ओके 12% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली रियल में कितना मिल रहा है, वो कैसे देखा जाता है? वो ये देखा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट इतना चल रहा है, तो इन्फ्लेशन के रेट का हटा दो, क्योंकि वो तो महँगाई में काउंट हो जाएगा, उतना हटा दीजिए। उसके बाद जो रिटर्न बचा, वही आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है। एक्चुअली प्रॉफ़िट आपको आपके इन्वेस्टमेंट में वही हो रहा है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो आपका परसेंटेज में ही होगा, तो एनुअल परसेंटेज हो गया आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफ़िट का, जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आता है। ठीक है? अब इन्फ्लेशन की बात करें, अगर इन्फ्लेशन नहीं आपको पता है तो इन्फ्लेशन के भी वीडियोज़ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पर इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिनेरियो, अगर इन्फ्लेशन जो चल रहा है, जैसे अभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का सिनेरियो का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही होंगी, जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स या सर्विस जो भी है, उनकी प्राइस बढ़ रही होगी, पर जो रियल वैल्यू है मनी की, जो मनी की वैल्यू है, वो डिक्रीज़ हो रही है। मतलब 100 रुपए में जो चीज़ आपको मिल रही थी, वही चीज़ आपको इन्फ्लेशन की वजह से 500 में मिलेगी, ठीक है? लेकिन देखा जाए तो प्राइस तो बढ़ गया उस चीज़ का, 100 की जगह वो 500 की हो गई, तो प्राइस इंक्रीज़ करती जाती है, पर वैल्यू जो मनी की है, 100 की जो पावर थी वो डिक्रीज़ हो गई, अब वही पावर 500 की हो गई, 100 500 बराबर हो गए, तो वैल्यू जो मनी की है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस किस रेट से बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहे हैं भाई, आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हो या जो भी कमाते हो, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस पैसे से आपको अल्टीमेटली कुछ ना कुछ परचेज़ करना है। अगर आप फ्यूचर में किसी कंटीजेंसी के लिए भी सेव कर रहे हो, तो भी क्या मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आपको उसको कहीं न कहीं खर्च ही करना है। पैसा है क्या? खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब या सेविंग मतलब या जो भी आप अर्निंग है, वो पैसा आप क्या करते हो? घर में रखने के लिए तो होता नहीं है। उससे आप कोई ना कुछ परचेज़ करते हो। कोई गुड्स, कोई सर्विस, कुछ लग्ज़री आइटम परचेज़ कर रहे हैं, कोई नेसेसिटी के आइटम परचेज़ कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो स्पेंड होता है ना? तो जब भी आप उसे परचेज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्राइस पे करनी पड़ती है, और इन्फ्लेशन में वही प्राइस ज़्यादा होती है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो चीज़ मुझे 100 की मिल रही है, कल वो 500 रुपए की मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट करते वक़्त मुझे ध्यान रखना है कि भई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले लीजिए। 500 रुपए की मिलेगी ठीक है, तो अब हमें मेरा पैसा ऐसी जगह लगाइए जो मुझे 500 से ज़्यादा का पैसा दे। मतलब मैं 100 रुपया लगाऊँ तो मुझे 600 रुपया दे, तभी तो मैं कहूँगी कि मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 100 की 500 में तो वैसे भी मिलने वाली थी, एक्स्ट्रा क्या मिला मुझे? तो एक्स्ट्रा जो मिलता है ना, एक्स्ट्रा की जो कैलकुलेशन होती है या एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, ये आपको कौन बताता है? रियल रेट ऑफ रिटर्न। इज़ इट क्लियर? तो इन्फ्लेशन का मतलब क्लियर हुई? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस का इंक्रीज़ करना और मनी की वैल्यू का डिक्रीज़ करना है, ऐसा सिनेरियो, ठीक? तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, उसमें पहले इन्फ्लेशन कितना रेट है, उसको एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो रिटर्न मिला, उसके बाद जो प्रॉफ़िट हुआ, उसी को मानिए कि आपका प्रॉफ़िट है। तो रियल रेट में आपको इस रेट से रिटर्न मिला है। तो अगर सिंपल टर्म में हम बात करें, तो रिटर्न का, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा जितना भी आपको मिल रहा है, दैट इज़ योर रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो मान लीजिए मार्केट में इस वक़्त 4% का इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है? और आपसे कोई कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको 10% का रिटर्न दे रहे हैं। तो रियल में रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है? रियल में आपको कितना मिल रहा है? इन्फ्लेशन से ज़्यादा जितना मिल रहा है, वही रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो 10 माइनस 4 कर देंगे तो 6%। तो एक्चुअली रियल रेट ऑफ रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट का कितना है? 6% है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। इज़ इट क्लियर? तो यही याद रखिएगा, ये चीज़ें जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि एक्चुअली रिटर्न कितना है, ठीक है? तो अगर ये देखा जाए, तो हमेशा आप देखेंगे कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा ज़्यादा दिखती है, किससे? रियल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे बोला गया कि 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, दैट इज़ अ नॉमिनल। पर जब इन्फ्लेशन का उसमें से डिडक्ट कर दीजिए, इन्फ्लेशन हटा दीजिए और फिर चेक करिए कि कितना रिटर्न एक्चुअली मिला, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्चुअली होगा, तो वो हमारा क्या कहेगा? रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे में वो हमेशा कम ही दिखेगा। तो जो नॉमिनल है वो हमेशा हायर रहेगा, किससे? रियल रेट ऑफ रिटर्न से, सब्जेक्ट टू कि आपका इन्फ्लेशन ज़ीरो है ना? ये इन्फ्लेशन हमेशा याद रखना है कि अगर इन्फ्लेशन कुछ नहीं है तो फिर आपका जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है उतना ही आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ है। अच्छा, ये हम पढ़ क्यों रहे थे, जो मैंने बताया आपको कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ध्यान देना होता है। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये इंश्योर करिए आप कि इन्फ्लेशन रेट को डिडक्ट करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट कितना है, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है,
उस रिटर्न को बेस बनाइए और तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट लीजिए, ठीक है? ये मतलब इन्वेस्टमेंट की आप अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे डिक्रीज़ कर जाएगी? अब आप कहते कि आज आज जो है कोई चीज़ ₹100 में मिल रही थी, ठीक है? अब वो चीज़ आपको आज नहीं खरीदनी है, आपको 1 साल के बाद खरीदनी है वो चीज़। तो आप कहते हो कि चलो ₹100 इन्वेस्ट कर देते हैं, 1 साल के बाद खरीदना तब खरीदेंगे। तो ₹100 इन्वेस्ट कर देते हैं और किसी ने बोला कि ₹100 पे वो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है? तो आपने उसी जगह पैसा लगा दिया, मतलब 1 साल के बाद आपको ₹110 मिलने वाले हैं। अब साल भर के बाद जब वही चीज़ आप खरीदने जाएँगे, तो क्या वो ₹100 में ही मिल रही होगी? नहीं, वो चीज़ उसकी चीज़ की भी प्राइस बढ़ चुकी रहेगी। कितनी बढ़ गई रहेगी? हो सकता है जितना इन्फ्लेशन जो भी इन्फ्लेशन रेट है वो उसके हिसाब से बढ़ेगी। हो सकता है आपने अगर रियल रेट को ध्यान में ना दिया हो और जो 10% वो दे रहे हो अगर उतना ही इन्फ्लेशन हो, तो क्या हुआ? आपका 100 और 110 दोनों बराबर हो गए। आप जब 1 साल बाद उसे खरीदने गए तो उस चीज़ की प्राइस ₹110 हो गई। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न मिला आपको? नहीं, कोई रिटर्न नहीं मिला। ₹100 आपने पास रख दिए या ₹100 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कोई रिटर्न आपको नहीं मिला, एक्चुअल रिटर्न आपको नहीं मिला क्योंकि प्राइस वही रह गई। आप जब खरीदने जाएँगे तो सेम चीज़ आपको मिलेगी। 100 की चीज़ 1 साल बाद 110 की ही मिल रही है। तो आपने अगर इन्फ्लेशन ध्यान नहीं दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब वो न्यूट्रल रहेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन का रेट 6% चल रहा है, ठीक है? और कोई आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ₹100 और वो कह रहा है आपको 4% के रेट से रिटर्न देंगे। तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 104 हमको साल भर के बाद ₹104 मिल जाएगा, हमको वो चीज़ खरीदनी है, हम खरीद लेंगे। पर जब साल भर के बाद आपको ₹104 मिला ना और आप खरीदने गए उसी चीज़ को, तो अब 6% के इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ 106 में मिल रही है और आपके पास तो ₹104 ही रुपए है, तो आप वो चीज़ खरीद पाएँगे? नहीं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। क्यों डिक्रीज़ हो गई? क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया, राइट? तो इसी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि उसका इम्पैक्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले रिटर्न में लीजिए। इसीलिए जब भी कंपैरिज़न कीजिए तो ध्यान देना होता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है? अब रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कैसे होता है? तो बहुत सिंपल है कि आपका जो भी नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है उसमें से आप जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है, ठीक है? तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये सब कहीं न कहीं इंडिकेट करती हैं, ये सब इंडिकेटर हैं इन्फ्लेशन रेट के लिए। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ें आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न में ध्यान रखनी होती हैं। अब इसको एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ करिए कि आप एक एफडी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो एफडी कहती है कि 8% का रिटर्न दे रही है, ठीक है? 8% का एफडी रिटर्न दे रही है, दैट इज़ योर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ? सिर्फ़ 2% का। तो एक्चुअली आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न कितना मिला? सिर्फ़ 2% मिला। 6% तो प्राइस में ही एडजस्ट हो जाएगा। जो चीज़ आज जितने की मिल रही है, 1 साल के बाद जब आप रिटर्न आपको मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा आपको, तो वो प्राइस भी 6% से बढ़ चुका रहेगा। तो 6% अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के दे रहा है तो मतलब कुछ भी नहीं दे रहा, वो आज जितना है उतना ही कल दे रहा है आपको। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो 2% सिर्फ़ आपका गेन हुआ, 2% आपको रिटर्न एक्चुअल मिला, ठीक है? तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, जो ग्रो करेगी वो सिर्फ़ कितने से करी? सिर्फ़ 2% से। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा 8% का रिटर्न मिला, हमें 8% से ग्रो कर गई हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, नहीं, एक्चुअली सिर्फ़ 2% से ग्रो की। दैट इज़ योर रियल रेट ऑफ रिटर्न। इसको और अच्छे से समझिए क्योंकि ये समझिएगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न से क्या होता है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ करती है। अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे इसी एग्ज़ाम्पल को हम एक प्रोडक्ट पे डाल के अच्छे से समझ लेते हैं। तो सपोज़ करिए कि सेम चीज़ है कि 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% का इन्फ्लेशन है, एक्चुअली आपको सिर्फ़ 2% का रिटर्न मिलता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो मान लीजिए आपने ₹1000 की एफडी खरीदी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कितना करा? ₹1000 का। अब ₹1000 की जब एफडी खरीदी तो एफडी वाले में आपको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं? 8% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, 1 साल के लिए। तो इसका मतलब साल भर के बाद आपकी जब एफडी मैच्योर हो जाएगी तो आपको कितना रुपया वापस मिलेगा? 1000 पे 8% निकाल लेंगे, तो 1000 का 8% निकालेंगे, ठीक है? ₹80 आया तो 1000 प्लस ₹80 कर देंगे तो 1080 आ गया। तो ₹1080 आपको 1 साल के बाद वापस मिलेगा। ₹1000 आपने लगाया साल भर के लिए और साल भर के बाद आपको ₹1080 रिटर्न में मिलेगा, ठीक है? ये जो आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो चेंज आया 1000 से 1080, तो ये जो 80 आया दैट इज़ योर रिटर्न, ठीक है? अब ये आ गया आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, क्लियर है? अब मान लेते हैं कि आप इस ₹1000 से क्या खरीदते हैं? तो आप ना इससे मिल्क जो है मिल्क के पैकेट खरीदते, ठीक है? मिल्क के पैकेट की प्राइसिंग ₹20 थी उस टाइम पे, तो जब आप ₹1000 जिस समय आपने खरीदी एफडी,
उस समय अगर आप मिल्क के पैकेट खरीदते 1000 से तो आप कितना खरीद ले जाते? 50 पैकेट्स खरीद ले जाते, क्योंकि 20 की प्राइस है, तो आप 50 पैकेट खरीद ले जाते आप उस 1000 से, ठीक? पर आपने 50 पैकेट नहीं खरीदा, आपने 1000 इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपने साल भर के बाद इन्वेस्ट कर दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी हो कि अब आप 50 से ज़्यादा खरीद पाएँ ना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा आपका इन्वेस्टमेंट का? आपको इतना तो रिटर्न मिलना चाहिए कि आप 50 पैकेट से ज़्यादा खरीद पाइए। 1000 में तो 50 अभी भी आप खरीद ले रहे थे। साल भर के बाद पैसा कहीं और रखे रहे हैं और फिर जब पैसा मिला तो भी अब आप 1000 में 50 ही खरीद पा रहे हैं या 50 ही पैकेट खरीद पाए, तो कोई फ़ायदा है क्या? नहीं, वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। तो अब अगर हमने एग्ज़ाम्पल में देखें तो हमारे एग्ज़ाम्पल में 2% का रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमें रिटर्न कितने से मिल रहा था? 8% से, और इन्फ्लेशन कितने का था? 6% का। तो मानते हैं कि अगर 6% का इन्फ्लेशन है, तो उसी मिल्क के प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, है ना? जो आज आपको 20 रुपए का मिल्क मिल रहा है, वो 1 साल के बाद 6% इन्फ्लेशन की वजह से उसी पैकेट मिल्क के पैकेट की प्राइस कितनी रखी लगेगी? 21 रुपीज़ 30 पैसे। मतलब वही पैकेट अब आप 21 रुपए में पाएँगे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जब आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, तो वही 20 रुपए का पैकेट आपको कितने का मिल रहा होगा? 21 रुपीज़ का मिल रहा होगा। क्लियर है? अच्छा, 1 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? 1080, है ना? 8% के नॉमिनल इंटरेस्ट पे 1080। तो अब आप बताइए, इस 1080 से फिर आप अगर मिल्क का पैकेट परचेज़ करेंगे तो आप कितना परचेज़ कर सकते हैं? अब आप 51 पैकेट्स परचेज़ कर सकते हैं। आपने 1 एक्स्ट्रा पैकेट परचेज़ कर लिया। ये जो 1 एक्स्ट्रा पैकेट आप परचेज़ कर पाए ना, वो किसकी वजह से? क्योंकि आपको 2% का रियल रेट ऑफ रिटर्न था। अगर वो 8% नहीं, सिर्फ 6% का रिटर्न दे रही होती एफडी, एफडी में होता 1000 पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा होता, ठीक है? और 6% का इन्फ्लेशन चल रहा होता, तो जब आपको साल भर के बाद 1060 मिलता ना, तो 1060 से आप अगेन जब मिल्क का पैकेट परचेज़ करने जाते, तो वो 21 रुपीज़ का हो चुका होता और सिर्फ आप 50 ही खरीद सकते थे। तो एक्चुअली आपको कुछ चेंज हुआ? नहीं, आपकी परचेज़िंग पावर वहीं की वहीं रह गई। पर रियल रेट ऑफ रिटर्न कहता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न की वजह से परचेज़िंग पावर बढ़ जाती है। अब आप 50 की जगह 51 पैकेट्स खरीद पाए, 1 पैकेट एक्स्ट्रा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया, है ना? कहने को तो 1000 की जगह 80 रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन एक्चुअली जब आप परचेज़ करने गए, आप खरीदने गए, उसको स्पेंड करने गए, तो सब प्राइसेज़ भी बढ़ चुके थे हर चीज़ के। तो उस हिसाब से आपको सिर्फ 1 पैकेट का एक्स्ट्रा आया। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या करता है? परचेज़िंग पावर इन्वेस्टर की बढ़ा देता है। और अगर सोचिए इन्फ्लेशन कुछ ना होता, है ना, इन्फ्लेशन नहीं होता, तो और आपको 8% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन 0 होता, तो आपको साल भर के बाद वही मिल्क का पैकेट 20 रुपए का मिल रहा होता और तब आप 1080 से 54 पैकेट्स परचेज़ कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन रहता है, इन्फ्लेशन का रेट रहता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइसेज़ भागेंगी। जब प्राइसेज़ भागेंगी तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअली रियली हम कितना हमको मिला, रियल रिटर्न हमारा कितना है। तो इसीलिए हम रियल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रियल रेट ऑफ रिटर्न है क्या चीज़, ठीक है? तो एकदम क्रक्स में समझिए कि इन्फ्लेशन से एक्सेस जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, वही आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है और रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो परचेज़िंग पावर को इन्वेस्टर की बढ़ा देता है। क्लियर है? और हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेते वक़्त ये ध्यान देना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन की प्राइस को एडजस्ट कराएँ, मतलब हम कंपेयर करें रियल रेट ऑफ रिटर्न को, ना कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को। अदरवाइज़ हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो सकती है। इज़ इट क्लियर? सो आई होप सब चीज़ें क्लियर होंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।